ये कंटेंट यूपीएससी, ईपीएफओ, आरबीआई ग्रेड बी और रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सहायक है। भारत पाकिस्तान, ये दो नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? तनाव, एक लंबा इतिहास और ढेरों अनसुलझे सवाल, है ना? तो चलिए आज इसी कभी ना खत्म होने वाले गतिरोध की एक एक परत को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, दो देश, चार बड़ी बड़ी जंगें और एक ऐसा बॉर्डर जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स में से एक माना जाता है। मतलब एक जरा सी चिंगारी भी एक बड़ी तबाही का रूप ले सकती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो हकीकत है जिसके साथ दक्षिण एशिया के करोड़ों लोग हर रोज जीते हैं। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए रिश्ते की गांठें खोलना शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि इस कहानी को हम शुरू कहां से करें। चलिए सबसे ताजा पन्ने से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। और हाल में जो कुछ हुआ उसमें पुरानी कड़वाहट की गूंज एकदम साफ सुनाई देती है। बात है अप्रैल 2025 की। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसे पहलगाम में टूरिस्ट्स पर एक बहुत ही कायराना आतंकी हमला होता है। बस इस एक हमले ने शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, उस पर जैसे पानी फेर दिया और हवा में फिर से बारूद की महक घुल गई। और इस बार भारत ने इंतजार नहीं किया। 7 मई को लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर। आप देखिए, ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सीधा और साफ संदेश था कि भारत अब हमलों को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और यहीं से एक्शन रिएक्शन का वो खतरनाक पहिया फिर से घूमने लगता है, जो दशकों से इस रिश्ते की पहचान बन चुका है। लेकिन हर बार जब भी ऐसा कुछ होता है, एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये नफरत की जड़ें कितनी गहरी हैं? आज के इस तनाव को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस घाव तक जिसने इस रिश्ते को जन्म दिया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं। ये वो मोड़ हैं जहां से ये दुश्मनी और गहरी होती चली गई। 1947 बंटवारे के साथ ही कश्मीर पर पहली जंग हुई और खिंच गई लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर 1965 और 71 के दो बड़े युद्धों ने खाई को और चौड़ा कर दिया। और फिर आया साल 1998, जब दोनों देश न्यूक्लियर पावर बन गए। मतलब अब लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़ों की नहीं रह गई थी, अब तो पूरी इंसानियत दांव पर लग गई थी। तो चलिए अब इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस संघर्ष का एक तरह से डीएनए टेस्ट करते हैं। समझते हैं कि वो कौन सी मुख्य वजहें हैं जो इस रिश्ते में लगातार जहर घोल रही हैं। मोटे तौर पर इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जमीन का विवाद। कश्मीर का मुद्दा तो खैर हम सब जानते ही हैं, ये तो इस कहानी का केंद्र है। लेकिन इसके अलावा गुजरात में सर क्रीक का इलाका है, जहां समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। और फिर आता है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, एक ऐसी जगह जहां सैनिक दुश्मन से ज्यादा तो खराब मौसम से लड़ते हैं। तो समझिए, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये राष्ट्रीय गौरव और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की लड़ाई है। जमीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कांटा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी सीमा पार से होने वाला आतंकवाद। 2008 के मुंबई हमलों ने तो जैसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और उसके बाद पठानकोट, उरी, पुलवामा, इन हमलों ने भारत की सैन्य रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई ना, वो इसी बदली हुई सोच का नतीजा थी। और 2025 का पहलगाम हमला उसी दर्दनाक कहानी की एक और कड़ी है। और अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे की, एक ऐसा मोर्चा जो आने वाले वक्त में शायद सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है, और वो है पानी। जी हाँ, वाटर। 60 साल पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि अब तक तो जैसे तैसे काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं लगता जब पानी एक नई जंग की वजह बन सकता है। अच्छा, इतनी सारी नेगेटिव बातें हो गईं, तो क्या इस कहानी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है? क्या कोई उम्मीद की किरण नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इतनी कड़वाहट के बीच भी कुछ ऐसे मौके आए हैं जब सहयोग और शांति की उम्मीद जगी है। चलिए जरा उन पर भी नजर डालते हैं। 2019 में जब करतारपुर कॉरिडोर खुला तो ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने दिखाया कि अगर इरादा हो तो रास्ते बन सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं के लिए जो समझौते हैं, या फिर 2021 में एलओसी पर सीज फायर को फिर से लागू करना, ये सब छोटी छोटी ही सही पर बहुत जरूरी कोशिशें हैं। ये बताती हैं कि बातचीत के दरवाजे अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? व्हाट्स द पाथ फॉरवर्ड? क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है?
देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, मतलब एक ऐसा रास्ता जिसमें सख्ती भी हो और नरमी भी। इसे लाइट एंड टाइट अप्रोच भी कहा जाता है। मतलब समझिए, एक हाथ में स्टिक यानी डंडा, ये हुई हार्ड स्ट्रैटेजी। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक, फाइनेंशियल पाबंदियां, दुनिया में डिप्लोमैटिक तौर पर अलग थलग करना, ये सब शामिल है, ताकि सामने वाला कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। और दूसरे हाथ में कैरेट यानी गाजर, ये है सॉफ्ट स्ट्रैटेजी, मतलब पर्दे के पीछे से बातचीत, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, करतारपुर जैसे कदम उठाना, ताकि भरोसे का एक माहौल बन सके। और असली खेल इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने का है। और भारत के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन ने इस पूरी पहेली को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, पाकिस्तान के साथ शांति वांछनीय है, बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये उन शर्तों पर होनी चाहिए जो भारत के लिए सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करें। मतलब एकदम साफ है, शांति चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या हार्ड स्ट्रैटेजी यानी सख्ती दिखाने से ही मसले हल होंगे, या फिर इससे बातचीत की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। खैर, इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हमने आपके लिए 20-30 परीक्षा उन्मुख प्रश्न तैयार किए हैं। उन्हें आप हमारे टेलीग्राम और अरटाई चैनलों पर देख सकते हैं। उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से इस मुश्किल विषय को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग।